नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम जनरल एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे, यानी सामान्य स्पष्टीकरण को समझेंगे। जैसा कि हम पुराने जो भी अभी तक लेक्चर करते आए उनको नए के साथ कंपेयर करते आए हुए हैं। तो अब जो नए में सेक्शन 3 है उसका सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता 2023 का पुराने लॉ में सेक्शन 7 हुआ करता था, यानी आईपीसी के अंदर ये सेक्शन 7 था, जो अब नए लॉ के अंदर सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 हो गया है। तो इसको समझेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है मैं ये कहूँ आपको कि कहाँ पे है, पर हाँ जनरल एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली अगर कभी पूछ ले तो थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। समझने वाली जो चीज है इसकी का मतलब समझने वाली चीज है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दे रहा हूँ। हिंदी में हो सकता है थोड़ी सी त्रुटि हो तो आप उसे देख लेना। एग्जैक्ट लीगल टर्म नहीं हो सकता लिखा हो, एक सिंपल टर्म लिखा हो क्योंकि ये ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आप देख लेना उसको। पर चांसेस हैं अच्छे खासे कि हाँ ज्यादातर सही होगा, और कम चांसेस है कि एक आध कोई मिस्टेक हो। तो बगैर किसी बात के सबसे पहले तो जो हम समझते हैं वो ये समझते हैं जनरल एक्सप्रेशंस हैं क्या जरूरत पड़ी हमें, क्यों देना पड़ा इनको। तो मैं आपको बताऊं, अगर इसको हम नहीं देते ना, यहाँ पे ये चीज हम नहीं लिखते ना, सेक्शन 7 आईपीसी और सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में ना, तो हर सेक्शन के अंदर ये चीज लिखनी पड़ती है। इसका मतलब ये है, तो अपने आप में आईपीसी या बीएनएस इतनी मोटी हो जाती है जो अपने आप में प्रॉब्लम वाली बात। तो एक जिस तरह से नोट डाल देते थे कि इस शब्द का मतलब आगे जहां जहां मिलेगा उसका यही होगा, उसी तरह से एक हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने वो डाल दिया। तो एवरी expression which is explained in any part of this संहिता मतलब BNS। पहले हम आईपीसी की बात करते थे, अब दिस संहिता यहाँ पे क्या है, BNS। अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हो तो उसमें भी होगा। तो एनी पार्ट की मतलब बताऊं मैं अगर आपको, तो आज की डेट में हमारे पास कितने पार्ट है, 20 पार्ट है, और पहले आईपीसी में 23 हुआ करते थे। तो ये जो कह रहे हैं ना कि कोई भी पद, एक्सप्रेशंस विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता, तो इस संहिता के किसी भी पार्ट में अगर एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया, एक बार उसकी व्याख्या कर दी गई है, इज यूज्ड, उसका उपयोग किया जाएगा इन एवरी, प्रत्येक पार्ट ऑफ दिस संहिता, तो इस संहिता के प्रत्येक भाग में उसका उपयोग किया जाएगा। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, समझाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी लाइन अभी तक सिर्फ यही बोली गई है कि कोई भी पद जिसे इस संहिता के किसी भी पार्ट में व्याख्या कर दी गई है, व्याख्यात कर दिया गया है, तो उसी को इस संहिता के प्रत्येक पार्ट में यूज किया जाएगा। किसके साथ, अब ये कंडीशन, इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशंस, तो उस सेक्शन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन होता होगा उसी के अनुरूप ही यूज किया जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। नहीं आया, ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। सिंपल तरीके से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल सेक्शन 36 और पुराने लॉ में 23 होती है, इसमें रॉन्गफुल गेन की डेफिनेशन दी गई है। अब मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। तो रॉन्गफुल गेन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, फिर भी बता देता हूं रॉन्गफुल गेन होता क्या है। एक्चुअल सेक्शन 36 जो हमारी भारतीय न्याय संहिता के, वो रॉन्गफुल गेन को डिफाइन करती है। वो क्या कहती है कि कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे प्राप्त किया गया हो अनलॉफुल मीन्स से, और जो व्यक्ति इसको प्राप्त कर रहा है, गेन कर रहा है, वो उसके लिए लीगली एंटाइटल ना हो। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी है जो उसकी खुद की नहीं है, ठीक है, और वो अनलॉफुल मीन से उसको ले आता। लाइक जैसे कि कोई गाड़ी है, ओनर कोई और है, ठीक है,
एग्जाम्पल से समझते हैं। अब वो गाड़ी ले आता है, क्या करता है, उसका लॉक तोड़ के गाड़ी को चुरा ले आता है। तो चुरा के ले आना किसी और की गाड़ी है क्या? अनलॉफुल मीन। तो यहाँ पे जो चोर है उसको रॉन्गफुल गेन हुआ है, क्योंकि वो उस चीज के लिए एंटाइटल नहीं था, और अनलॉफुल मीन से उसने उसको गेन कर लिया, उस प्रॉपर्टी को। कार क्या है? प्रॉपर्टी। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो जैसे एक ये रॉन्गफुल गेन की एक डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ऐसे ही आईपीसी में जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी और एक्सप्लेनेशंस हैं, दृष्टांत हैं, इन सारी चीजों को कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन पढ़ा जाएगा, अगर किसी एक पार्ट में डिफाइन कर दिया है। समझे आप? जैसे कि और एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन वर्ड लिखा वो क्यों लिखा है? क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन तक सीमित नहीं हो रहे, ये कह रहे हैं कि आप ये मान के चलो कि ऐसे मान के चलो, जबकि जनरल एक्सेप्शंस हमारे दिए गए, एक्सेप्शंस भी दिए गए कि यहां से लेके यहां तक के बच्चा कोई करता तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो अब वो चीज हर सेक्शन के अंदर तो नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहा कि कोई भी ऐसा पद तो पर्टिकुलर उस सेक्शन के साथ पढ़ लिया जाएगा, ये हमने यहां लिख दिया है। तो हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा जो सेक्शन ये है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। अब इसको समझा देते हैं एक इंटरप्रिटेशन का रूल। हियर इंटरप्रिटेशन रूल इज दैट वंस एक्सप्रेशंस डिफाइन shall be considered in same sense in the whole act। ये कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन का एक रूल होता है, अगर एक बार कोई एक्सप्रेशंस आपने डिफाइन कर दी, अगर कोई एक बार कोई पद है आपने उसको परिभाषित कर दिया, तो उसे क्या किया जाता है कि पूरे एक्ट के अंदर उसका सेम ही सेंस कंसीडर किया जाता है। अनलेस, अब ये देखो आपके लिए कंडीशन आ गई, कब तक किया जाता है? अनलेस इफ स्पेशली मेंशन्ड अबाउट डिफरेंसेस, जब तक कि उसको एक्सप्लेन करके नीचे ना लिखा गया हो कि इसका, इस चीज का यहाँ पे सेंस क्या है, तब तक आप मीनिंग वही निकालोगे जो दिया गया, किसी एक पार्ट में डिफाइन कर दिया गया, वही मीनिंग सारे पार्ट के अंदर आप निकालोगे, उस परिभाषा का, उस स्पष्टीकरण का। इस तरह से ये बात कही जा रही है। अपवाद हो गए उनका, तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन वर्ड यूज करा है, कोई डेफिनेशन वर्ड यूज नहीं करा, क्योंकि ये क्या है, सर्कल बड़ा बनाना चाह रहे हैं, छोटा नहीं बनाना चाह रहे। अब ऐसे एक डेफिनेशन के लिए लेंगे, फिर एक किसी एक्सप्लेनेशन के लिए लिखेंगे, ऐसे कहां तक लिखेंगे? तो एक बड़ा सर्कल बना के बता दिया कि इस सर्कल के अंदर जो जो चीजें हैं वो हम बार बार इस एक्ट के अंदर नहीं लिख रहे हैं, आप इसी से इस चीज का मतलब निकालें। इतनी सिंपल सी ये सेक्शन है, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पॉइंट, मतलब मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी में मैंने आपको ये लिख दिया है, आप इसको पढ़ लेना, जो भी है सेम इसी का जो मैंने हिंदी किया है वो सेम यही है, तो मैं दोबारा रिपीटेशन नहीं करने वाला हूं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल, एंड आप यूट्यूब इसमें ज्वाइन करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।